आदाब, नमस्कार नाजरीन। गुफ्तगू का ये सफ़र बदस्तूर जारी है और इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी हिम्मत, मेहनत और जद्दोजहद से अपना मकाम हासिल किया, अपना रास्ता खुद बनाया और कामयाबी हासिल की। ये हैं राज्यसभा सांसद और ICCR के सदर विनय सहस्रबुद्धे जी। विनय सहस्रबुद्धे की पैदाइश नासिक के एक मिडिल क्लास घराने में हुई। ये इनकी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और बुलंद इरादों का ही असर था कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद ये अपने एक मकाम हासिल करने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ABVP से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले विनय सहस्रबुद्धे पार्टी में कई अहम पदों के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी निष्ठा और पार्टी के लिए किए गए कामों को देखते हुए पार्टी ने इन्हें साल 2016 में महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया। साल 2018 से ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सदर के तौर पर मुल्क और मुल्क से बाहर कला और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, बतौर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड यूथ के चेयरमैन के तौर पर भी इन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए किए गए फैसलों में अहम रोल अदा किया है। अजीम राजनीतिक शख्सियत के साथ ही विनय सहस्रबुद्धे एक जाने माने रिसर्चर, ऑथर और कॉलमनिस्ट भी हैं। सादा जीवन, सेवा भाव और निरंतर बढ़ते रहने वाले विनय सहस्रबुद्धे की जिंदगी का सफर अपने आप में एक मिसाल है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्ते। विनय जी, ICCR के आप सदर हैं। हम ये जानना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए कि ये काउंसिल कैसे काम करती है, क्या है ये? ऐसा है कि ICCR का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसको हम कहते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और ये परिषद लगभग 70 साल पहले जनाब अबुल कलाम आज़ाद जी के कार्यकाल में बनी, जब वो देश के शिक्षा मंत्री थे जी। और मुख्य रूप में भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के प्रति विश्व समुदाय, ग्लोबल कम्युनिटी को एक आकलन बनाने के लिए जो कार्यक्रम करने चाहिए, जो संगीत के बारे में हो सकते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में, हमारी सांस्कृतिक संपदा के बारे में, तो उन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति क्या है जी, ये दुनिया को बताने का एक सिलसिला जी ICCR के माध्यम से शुरू हुआ। इसमें शिक्षा के संदर्भ में भी कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति और कला के संदर्भ में भी कार्यक्रम होते हैं। कई छात्रों को हम स्कॉलरशिप्स देकर यहाँ पर बुलाते हैं
जैसे हमारे अफगानिस्तान के छात्र वो बड़ी संख्या में आते हैं, अन्य अन्य देशों के भी आते हैं, वो मंत्रालय तय करता है, उसकी रचना हम बनाते हैं। इसके साथ साथ कई गणमान्य लोगों को भी बुलाया जाता है। हमारे कलाकार विदेश में जाते हैं, विदेश के कलाकार भारत में आते हैं, और इसी तरह जिसको जो हमारे कुछ एकेडमिक महत्वपूर्ण विषय है, जैसे इंडोलॉजी है जी, भारत विद्या, जी, एक बड़ा शास्त्र विकसित हुआ है। अभी इसके बारे में विश्व में कई लोग अध्ययन करते हैं, वो भारत में आए या वहाँ पर भी इस विषय की कॉन्फ्रेंसेस हो, ये हम करते हैं। संस्कृत भाषा के लिए विश्व में बहुत लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं, अवार्ड देते हैं जी। तो ऐसे तरह तरह के काम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के माध्यम से होते आए। जी, अच्छा सर, आपने बताया कि आप अलग अलग देशों से लोगों को बुलाते हैं, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बेहतरी की है। तो हिंदुस्तान को इन कल्चरल रिलेशन से, आपकी ICCR से हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, आखिरकार देशों के बीच जो संबंध बनते हैं, सरोकार बनता है जी, उसका पैमाना केवल सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक नहीं होता, उसका पैमाना केवल आर्थिक नहीं होता, जी, उसका पैमाना जिसको आज की परिभाषा में ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं, जी, यानी पीपल टू पीपल। तो जन जन का जो जुड़ाव है वो संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से होता है, जी, और इसलिए इस जुड़ाव को तगड़ा बनाना, इस जुड़ाव में और अधिक ताकत डालना, जी, और लोगों के बीच के सरोकार के माध्यम से और हमारी संस्कृति का परिचय विश्व समुदाय को हो, ये देखना, ये हम काम करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। कि रामायण महाभारत ये हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है। बिल्कुल, विश्व अब के लिए ये भी संपदा है। भारतीय भूमि से निपजी हुई है, जी, मगर विश्व पर इसका प्रभाव है। हम रामायण महोत्सव करते हैं 2015 से, हर साल ये करते आए हैं, और इसमें हमारे दक्षिण पूर्व के लगभग 10-12 देशों के रामायण कलाकार यहाँ आकर मंचीय प्रस्तुति करते हैं। जी, अभी जैसे ब्रुनेई जैसा देश है जी, जो 100% इस्लाम के अनुयायियों का है, जी, मगर वहाँ से भी ट्रूप आता है। जी, उनका कहना है कि हो सकता है कि हमने मजहब बदला होगा, मगर हमारी धारणाएं, सभ्यता मूलक सोच वो वही है जो रामायण और महाभारत की है। जी। तो इंडोनेशिया से, मलेशिया से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, सब जगह से लोग आते हैं, और रामायण की कथा का मंचन होता है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय सदियों से विश्व को है ही, मगर नए सिरे से जी। और नई जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में भारतीय संस्कृति का एक आकलन बनाना है। संस्कृत भाषा है, अन्य भारतीय भाषाएं हैं, तमिल है, गुजराती है, इन सभी के बारे में एक विश्व समुदाय के साथ संपर्क का सेतु बनाने का काम, ब्रिजिंग द डिवाइड, ये काम हम करते रहे। जी, क्या बात है। और संभवतः हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने भी वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा है उसके बारे में भी बातचीत की। अच्छा सर, यहीं से चलते हैं कि ये तो रहा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन की बात। ऐसे कौन कौन से और कार्यक्रम हैं जो हम इंटरनल कंट्री में, अपने देश में हम करते हैं ताकि हम अपनी कल्चर को प्रमोट कर पाएँ ICCR के माध्यम से? ICCR का जन्म ही जी, दुनिया के लिए हुआ है। जी, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद देश में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में काम नहीं करती, वो काम हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का है। जी, मगर फिर भी देश में हमारे लगभग 15-16 जगह केंद्र बने हुए हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि जो भारत में विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, जी, उनको भारतीय संस्कृति का हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिचय करा दें। जी, तो उसके लिए कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहते हैं बीच बीच में, मगर वो एक अनुषंगिक गतिविधि है, वो हमारी मुख्य नहीं। कार्यसूची का हिस्सा नहीं है। जी। मुख्य कार्यसूची विदेश के लोगों के लिए भारतीय संस्कृति का परिचय बढ़ाना ये है। जी। सर, आप ABVP से आपने शुरुआत की और फिर आगे आपकी यात्रा चली, और मौजूदा हालात में आप राज्यसभा सांसद हैं। तो कैसी रही ये यात्रा और कितने पड़ाव अहम इसमें आए? देखिए, कोई बड़ी अजीबोगरीब बात तो है नहीं। कोई भी सामाजिक दृष्टि से सोचने वाला व्यक्ति जी,
जो सोचेगा वही हमने सोचा। जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता बने, वो समय देश में आपातकाल लागू होने के पहले का था। जी तो जैसे इमरजेंसी आई, आपातकाल आया, जनतांत्रिक अधिकार जो जमहूरियत है जी। उसको एक दृष्टि से कैद कर लिया गया, जमीन-ओ-नदोज कर दिया गया। बिल्कुल जी। तो ऐसी स्थिति में हर किसी नागरिक का कर्तव्य था कि वो कुछ आगे आए, करे, अपना विरोध जताए। जी तो विद्यार्थी परिषद के हम कई कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह दिया, जी सत्याग्रह किया, और हमने जेल के अंदर रहना भी पसंद किया। जी तो लगभग 45 दिन हम जेल में रहे, अच्छा। सजा हुई, जी बाहर आए। बाद में देश का वातावरण ऐसा बना कि श्रीमती गांधी को चुनाव घोषित करना पड़ा। जी फिर उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं। जी तो इन्हीं दिनों में जो मैं मानता हूं कि देश के दूसरी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसको कहा जाता है, जो जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और बाकी बहुत सारे संगठनों ने उसमें सहभाग लिया, जी तो उसमें सहभागी होने का अवसर हमें मिला। जी। ये मैं मानता हूं कि एक खुशनसीब हैं हम कि हमें यह अवसर मिला। उसके बाद तो फिर पढ़ाई वगैरह पूर्ण होने के बाद हम छात्र आंदोलन के साथ पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में भी जुड़े रहे, और बाद में हमने देश के जनतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का, उनकी कुशलता, उनके स्किल्स को डेवलप करने का ऐसा जो एक केंद्र मुंबई में चलता है, उसका दायित्व हमें हमारे पास आया। और 1988 से लेकर 2016 तक लगभग 28 साल जी हम उसी काम से जुड़े रहे। जी। अच्छा सर, आप नासिक में एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपने एक मुकाम हासिल किया। रास्ते में कैसी कैसी दुश्वारियां आपको आईं? क्योंकि अक्सर यहाँ वंशवाद की बेल ऐसी खतरनाक रही है जो किसी भी बेहतर व्यक्तित्व को उभरने नहीं देती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो दुश्वारियां मैं थी? अपने आप को खुशनसीब इसलिए भी मानता हूं कि मैं ऐसी विचारधारा और ऐसे दल के साथ जुड़ा रहा जो घराने शाही से बहुत फासला रखता है। तो व्यक्ति के मेरिट के ऊपर, व्यक्ति के गुणों के आधार पर जहां पर विचार होता है, ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति जिस दल ने संजोई, उसका मैं हिस्सा बना और उसके साथ में आगे बढ़ता गया। जो भी काम मिलते रहे उन कामों को करते करते। मगर जो आपने दुश्वारियों की बात की है, दिक्कतों की बात की है, चुनौतियों की बात की है, तो चुनौती तो हर किसी व्यक्ति के जिंदगी में तो आनी है। जिंदगी का नाम ही चुनौती है एक दृष्टि से। तो चुनौतियां तो रहती है। जैसे जब हमने संस्था निर्माण के काम में हम लग गए, रामभाऊ महाड़गी प्रबोधिनी जो मुंबई में काम करती है, विगत लगभग 40 साल होने को आएंगे। तो इस संस्था के साथ जुड़कर जो भी काम किया तो बिल्कुल प्रारंभ से किया। एक छोटे से कमरे में एक टेबल, यही हमारा कार्यालय था, और आज लगभग 15 एकड़ की भूमि पर हमारा एक विशाल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है मुंबई के निकट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको बोलते हैं, उस पद्धति का है। और केवल एक नहीं बल्कि अनेक राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पर आकर अपनी कुशलताओं का और अधिक अच्छा जो एक दृष्टि से जिसको एक फिनिशिंग टच देने की बात कहते हैं हम, वो देने के लिए आते हैं, उस भावना से आते हैं। तो राजनीति में आखिरकार जनतंत्र के सम्मुख ये जो एक बड़ी चुनौती है ना, कि हमारे गवर्नेंस की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, दर्जा कैसे सुधरेगा, सुराज और सुशासन की जो बात हम करते हैं, तो उसके लिए तो पहले एक तो प्रेरणा चाहिए। तो हम प्रेरणा का प्रशिक्षण देते हैं। दूसरी बात है कि आपको एक ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो हम नॉलेज का भी ट्रेनिंग देते हैं। और तीसरा है स्किल चाहिए, तो हम कुशलता का भी ट्रेनिंग देते हैं। तो मोटिवेशन का ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग या नॉलेज ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग, ये सारी बातें वहाँ पर होती है और बहुत तरीके से होती है, जिसके कारण ये संस्था अच्छे तरीके से विगत 40 सालों में काम कर रही है। अभी बुनियादी तौर पर इस संस्था के अंदर एक नेतृत्व देते हुए काम करना, इसमें बहुत दिक्कतें स्वाभाविक रूप में थी, कल्पना नहीं थी, लोगों के मन में संदेह थे, संसाधनों की कमी थी, मगर कई लोग जुड़ते गए।
केंद्र में पूर्व में जो मंत्री रहे, अभी हमारे मध्य में नहीं है, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, वो हमारी संस्था के अध्यक्ष रहे। उसके बाद भी कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जी, तो ऐसा करते करते, इन चुनौतियों का सामना करते करते भी हम आगे बढ़े, ये एक भाग है। जी, दूसरा है कि राजनीति आज की जो है वो एक दृष्टि से बहुत आसान नहीं रही है, जी, क्योंकि दिक्कतें बहुत है। कई लोगों को लगता है कि केवल धन बल से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं जी, आप। जी। हमारे पास तो कोई धन बल नहीं था। जी, ये प्रश्न पूछने की मंशा मेरी यही थी कि आम बच्चा, आम फैमिली का जब बच्चा अपने किसी रोल मॉडल को देखता है या आप सरीखे सक्सेसफुल आदमी को जब देखता है तो उसे एक मोटिवेशन मिलता है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इतनी परेशानियां, पैसे की परेशानी और जो माहौल की परेशानी है या एक पार्टी की आइडियोलॉजी की जो परेशानी है, उसमें से निकल करके जब वो विनय सहस्त्र बुद्धे बनता है, राज्यसभा सांसद बनता है, तो उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। इस मंशा से मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि दुश्वारियां आपने अभी बताया भी कौन कौन सी आई, तो अच्छा लगता है। नहीं, बात सही है। जैसे मैंने कहा ना कि राजनीति जी, पहले जैसी तो रही नहीं जी, काफ़ी उसमें दिक्कतें भी है। एक दृष्टि से अनसर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं, अनिश्चितता का माहौल होता है। जी, कब क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जी, मन में हमेशा आशंकाएं भरी रहने के लिए जो एक परिस्थिति बन जाती है वो भी रहती है कई बार। तो बावजूद इसके, जैसे मैंने कहा कि धन बल नहीं या फिर इस तरीके का कोई गॉडफादर न होते हुए भी आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये भी मैं मानता हूं कि हमारे जैसे दल में ही संभव हो पाता है। संख्या हर बल भी दल में नहीं था ये एक बार तो संख्या बल भी नहीं था। विचारधारा को भी अस्पृश्य करार दिया गया था, जी, अनटचेबल माना गया था। जी, तो ऐसी स्थिति में काम करना निश्चित रूप में कोई आसान तो था नहीं, जी, मगर मैं मानता हूं कि प्रभु का आशीर्वाद रहता है, बड़ों का साथ रहता है, और हमारे पार्टी में संगठन जी, पर बहुत महत्व दिया जाता है। मैं वहीं इसलिए पर कार्यकर्ता की जी, एक इज्जत रखी जाती है। जी। आप पहले नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और पार्टी को आपने मजबूत किया, तो हम जानना चाहेंगे ऐसा आपने क्या क्या किया जिससे आपकी पार्टी और मजबूत हुई? देखिए, ये राजनीतिक कोई दृष्टि से। किसी अकेले व्यक्ति का तो होता नहीं, सब सामूहिक प्रयासों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है उन जी, सारी चीज़ों में। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने व्यक्तिगत रूप में कुछ विशेष किया है। ढेरों सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता इसी पद्धति से काम करते रहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मगर जो वर्क कल्चर हमारे दल में विकसित हुआ है, जी, या मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जी, जो एक प्रेरणा सबको दी है, सुशासन और विकास, जी, छोटा सा मंत्र है, जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, गंतव्य स्थान दिखाता है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है तय है, और जाना कैसे है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये भी तय है। इतनी स्पष्टता होने के कारण मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे दल में कभी प्रेरणा का अकाल नहीं दिखाई देगा आपको। एवरीबडी इज डीपली मोटिवेटेड। जी हाँ, ये तो वो एक स्वाभाविक रूप में एक ऊर्जा हमें देने वाला एक स्रोत रहा है। जी, इसी तरीके से जो भी काम करना है वो वैज्ञानिक तरीके से करना, जी, वो प्रामाणिकता से करना, ये भी हमने संगठन के अंदर सीखा। और आज आप देखेंगे कि चुनाव हो, छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग्स हो, बाकी कार्यक्रम हो, सोशल मीडिया हो, उसकी एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली, एक साइंटिफिक वे ऑफ फंक्शनिंग, ये हमारे दल में विकसित होता गया और उसके आधार पर हम काम करते गए। और अच्छी बात है कि हमारे पार्टी में उस पद्धति से कभी पद के लिए नेताओं में संघर्ष नहीं, रार नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा जी, कि हमारी पार्टी शायद एकमात्र पार्टी होगी जी, कि जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी का विभाजन हुआ, ऐसा प्रसंग ऐसा कभी कोई आया कहीं दूर दूर तक नहीं है। न राज्यों में ये हुआ, जी, न केंद्र में। और देखा जाए तो जमहूरियत के लिए जरूरी भी है कि बिल्कुल, जो भी पार्टियां हों बिल्कुल, वो एक संगठनात्मक रूप से, अनुशासन क्या रूप से। होता है, कई लोगों ने जमहूरियत की व्याख्या को बहुत विकृत कर दिया है। जी, लोगों को लगता है कि जब मतभेद होता है, जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ, तभी डेमोक्रेसी है।
ऐसा लोगों को लग रही है, इस तरीके का वातावरण बनाया गया। जी। मान लीजिए 4 लोग इकट्ठा सोच रहे हैं, एक दिशा में काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि फिर यहाँ जमहूरियत है नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जमहूरियत के अंदर जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक महत्व है, उतनी ही इज्जत जी कंसेंसस को है, सहमति को है। जी मैं मानता हूं कि इस तथ्य को समझना चाहिए जी तब जा करके जमहूरियत के अंदर जो विकृतियां लाई गई है जी उन पर हम काबू पाएंगे। जी। अच्छा सर, आप कई कमेटीज़ के चेयरपर्सन रहे हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, मतलब सब्जेक्ट्स की लिस्ट ख़त्म नहीं होती। हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे, कौन कौन सी कमेटी में आप रहे और क्या आपके उस नेतृत्व में उभर करके आया? नहीं, ऐसा है कि ये संसदीय प्रणाली का एक अंग है जी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की विशिष्ट विभाग को लेकर समिति बनती है। जी। तो शिक्षा, महिला बाल कल्याण और युवा और खेल, जी। इन सबों को मिलाकर एक समिति है। और उस समिति का अभी विगत 6 महीने से मेरे पास अध्यक्ष, या जो उसको आप सदर कहते हैं, जी जी, तो वो दायित्व तो मेरे पास है, वो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैं टेलीकम्युनिकेशन की जो कमेटी थी उसका सदस्य था। जी। तो ऐसे विभिन्न कमेटियों में जाने का एक अनुभव तो मिला है जी। विगत अभी 4.5 साल हुए लगभग। जी। मगर मुझे लगता है कि इन समितियों के अंदर जो विशिष्ट विषयों की चर्चा होती है, बिलों के बारे में चर्चा होती है, नए विषयों के बारे में, अभी इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के काल में जी। शिक्षा दीक्षा जो है, पढ़ना पढ़ाना, तालीम देना, मैं उर्दू चैनल पर हूँ तो मैं तालीम देना का प्रयोग करूँगा। जी। तो ये तालीम देने की जो बात है जी। उसके बारे में क्या हो रहा है और ये कैसे बेरोक टोक चलता रहे, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। दूर दराज क्षेत्रों में जहां इंटरनेट भी जाता नहीं, वहां दूरदर्शन जाता है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जाता है। जी। तो दूरदर्शन और रेडियो एक दृष्टि से इस एक बहुत विपरीत स्थिति में, पैंडेमिक की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में अपने आप में, अगर मैं ये कहूँ कि एक दृक श्राव्य ऑडियो विजुअल यूनिवर्सिटी बन गया है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति। विनय जी, आप जैसी पर्सनैलिटी और आपके कामों को देखते हुए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम एक एपिसोड में आपको लोगों के सामने, अपने दर्शकों के साथ, नाजरीन के सामने रख दें। हमारी आपसे गुजारिश है, एक और एपिसोड आप हमारे साथ साथ रहिए और मेरी हमें खुशी होगी, आप पुनः बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। जी। तो नाजरीन, विनय सहस्रबुद्धे जी के साथ हमारी बातों का सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, इसी दिन इसी वक्त। देखते रहिए गुफ्तगू सिर्फ डीडी उर्दू पर।